बैन अवी मार्केट में तेल की कीमतें $100 से ऊपर चली गई हैं और जब तक वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहेगी ये कीमतें ऊपर जाने का रुझान भी बरकरार रहेगा। बहुत से जो तेल पैदा करने वाले ममालिक हैं, कुवैत है तो उसकी कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन जो है उसको कट डाउन कर दिया, बहरीन ने अपनी प्रोडक्शन को कट डाउन कर दिया, अरामको ने आज अपनी प्रोडक्शन को कट डाउन कर दिया, कतर से उनकी जो गैस फील्ड है वहाँ से उसकी पैदावार को बंद कर दिया गया है। अभी तो टेम्परेरीली ये बंद है, लेकिन जब ये नॉर्मलसी की तरफ वापस भी आएगी तो इसका अप टाइम भी एक होता है, 2 से 4 हफ्ते उसमें भी लगते हैं। तो एक लंबे अरसे के लिए क्राइसिस शुरू हो गया। मुख्तलिफ ममालिक को अपनी पोजीशनिंग करनी पड़ेगी कि वो इसको बहरान से निपटेंगे कैसे। पाकिस्तान में तेल की कीमतें फौरी तौर पर बढ़ाई गई। शायद हुकूमत के पास पहला आसान हल यही था, 55 रुपये फ़ी लीटर तेल की कीमत बढ़ाइए, आवाम की जेबों से पैसा निकाल लें। लेकिन आवाम की जेबों के साथ साथ सरकार को बेल्ट टाइटनिंग के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। और बेल्ट टाइटनिंग के लिए सिर्फ कुछ चीज़ें होती हैं दिखावे के लिए, सिर्फ हम कैमरे पे बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर तनख्वाह नहीं लेंगे। प्राइम मिनिस्टर वैसे तनख्वाह पहले भी नहीं लेते, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी तनख्वाह नहीं लेते। उसका पाकिस्तान को नेशनल लेवल के ऊपर फ़ायदा कोई नहीं होता, क्योंकि जो इनकी शाह खर्ची हैं वो 2-3 लाख रुपए की तनख्वाह एक तरफ रह जाती है, 100 बंदे का जहाज़ भर के जाते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने अपना जहाज़ अपग्रेड किया, गल्फ़ स्ट्रीम को वो दोबारा बेच दें, बहुत मेहरबानी करें। प्राइम मिनिस्टर ने अपना जहाज़ जो है उसको अपग्रेड किया, बहुत मेहरबानी करें। सरकारी जहाज़ में कहीं जाना है तो उसके ऊपर जाएं, और उनके वफ्त में सिवाय उनके फॉरेन मिनिस्टर के और ज़रूरी उनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, इसके अलावा किसी को साथ नहीं होना चाहिए। पंजाब में सरकारी गाड़ियाँ बड़ी बड़ी दी गई हैं आला अफसरों को, वो गाड़ियों के ऊपर बंदिश होनी चाहिए। एक बस खड़ी करें और बस में बिठा के इनको सेक्रेटेरिएट लाएँ और वापस ले जाएँ। जब आप लोगों से कुर्बानी मांगते हैं, उनका खून चूसते हैं, तो सबसे पहले मिसाल तो इस पार्लिमान और इस हुकूमत से शुरू होनी चाहिए। तरक्याती बजट की मद में हर MNA MPA को बड़ी अरबों रुपए के फ़ंड्स दिए जाते हैं, सारे फ्रीज़ होने चाहिए। बल्कि PSDP के बेशतर जो मंसूबे हैं उनको फॉर द टाइम बिंग अगर ये होल्ड बैक में डाल सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वफाक का बजट कभी दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक आप नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के तहत डिविजिबल पूल की डिस्ट्रीब्यूशन को दुरुस्त नहीं कर लेते। अगर वो अभी NFC अवार्ड को रिव्यू नहीं करना तो उसका शॉर्टकट, क्योंकि एक एमरजेंसी सिचुएशन है आपका, पाकिस्तान के इस वक्त इकनॉमिक वायबिलिटी का सवाल है। हम अरबों के आगे हाथ फैला रहे हैं कि हमें तेल उधार पे दे दो, $5 अरब रख दो। UAE वाले हमारे से आजकल आंखें नहीं मिला रहे, तो हमने आगे कैसे बढ़ना है। तो फॉर द टाइम बिंग एमरजेंसी मैयर के तौर पर डिविजिबल पूल से कोई 5 या 10% का एक बजट का हिस्सा अलहदा करें, और लोगों की ज़िंदगियों को आगे चलाने के लिए, पाकिस्तान को आगे चलाने के लिए वो जो 200-400-500 अरब रुपए का एक पूल बनेगा ना, उससे पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकालें। सबके हिस्से से 5%, 10% काटना पड़ेगा। पंजाब से भी काटें, KP से भी काटें, बलोचिस्तान मुश्किलात में है तो उसको ना छेड़ें, सिंध से भी काटें। वफाक अपनी बेल्ट टाइटनिंग करे, वुज़रा की बड़ी बड़ी गाड़ियों और जितने किसी VIP को मिले हुए हैं ना वो 10-10 डाले, वो सारे पूरे पाकिस्तान में बैन कर दें। अपनी हिफाजत के लिए उन्हें गार्ड चाहिए तो ख़ुद रख सकते हैं। इस तरह का कुछ करेंगे तो हालात बेहतर होंगे। वैसे अगर लोगों से कहें कि बड़ी मुश्किल है, 55 रुपये पहले बढ़ाया है, 100 और बढ़ाना है, तो ये ज़्यादती है, ये दुरुस्त नहीं है। ऊपर से कुर्बानी शुरू करें, फिर लोगों से कुछ मांगें। एजाज साहब, जो जंग है, मुश्तबा साहब के आने के बाद एक चीज़ तो वाज़ेह है कि ईरान रेजिलियंस का मुजाहरा कर रहा है और वो जम के खड़ा रहेगा, पीछे हटेगा नहीं। और जो तेल का बहरान क्राइसिस पैदा कर रहा है यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर, मुझे लगता है डिसाइडिंग फैक्टर शायद 3 से 4 हफ्ते के अंदर तेल बने, जंग पीछे चली जाए। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि दुनिया में काफ़ी इस वक्त अफरा तफरी पड़ गई है। और हमारे जैसे मुल्क जिनकी पहले ही इक्तसादी पसली बड़ी कमज़ोर थी, उनके लिए तो नेचुरली बहुत ही मुश्किलात हैं। लेकिन बड़े बड़े जो इक्तसाद हैं उनके ऊपर भी असर पड़ रहा है। बहुत सारे ममालिक के पास तो कुछ ज़ख़ीरा भी ज़्यादा होता है, तो उनका क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा है इसको करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए। चीन जैसे मुल्क हैं वो रूस से तेल ख़रीदना शुरू कर रहे हैं, वो ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। अमेरिका को शायद कुछ ज़रूरत भी नहीं है तेल की, मिडल ईस्ट के तेल की, उनका अपना इतना इस्तात है, अपनी खुद एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उनको तेल उस तरह का डिसाइडिंग फैक्टर नज़र नहीं आएगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब आप फंस गए हैं, नदीम साहब उस एक शिकंजे में आ गए हैं, क्योंकि अगर वो इस वक्त शिकस्त मानते हैं तो उनको पीछे बहुत बड़ी एक सियासी, जिसे कहते हैं ना, कीमत अदा करनी पड़ेगी। और अगर वो इसको आगे तूल लेकर जाते हैं तो भी वो सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। उनका तो मकसद सिर्फ यही है कि किसी तरीके से ईरान के अंदर इतनी बमबारी हो जाए और इतने मसाइल बढ़ जाएं कि ये गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं बिखर जाए या फसादात फूट पड़े, तो वो अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करके इस जंग को बंद करें। वो मसला ये हो रहा है कि ईरान उस पोजीशन में पहुंच नहीं रहा।
ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल था कि ईरान के अंदर पता नहीं इतनी इस्तात है कि नहीं, कितने इतने मिसाइल, इतने ड्रोन्स, इतने अस्करी साजो सामान है कि नहीं कि वो मुकाबला करता रहे। अभी तक तो लग रहा है कि उनके पास है, क्योंकि उन्होंने इतने इतने फ्रंट खोल लिए हैं। मेरे जैसा बंदा तो सोच भी नहीं सकता था कि वो सारे फ्रंट एक वक्त में खोल लेंगे, लेकिन उससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि शायद उनके पास इतना एतमाद है कि वो काफ़ी हफ्तों जंग ये चला सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर तो वाकई बहुत बड़ा शदीद बहरान होगा, क्योंकि इसराइल तो नहीं हटेगा। इसराइल को तो वहाँ बैठे बैठाए फ़ायदा हो रहा है कि ईरान और अरब्स आपस में जंग लड़ रहे हैं। अभी अरब्स ने जंग लड़नी शुरू नहीं की है। अरब्स यानी इस वक्त कह रहे हैं कि ईरान को जंग, लेकिन अगर वो आप सोचें कि वो भी अगर उस जंग में शरीक हो जाएं तो फिर इसराइल को तो बैठे बैठाए कितना फ़ायदा है। इसीलिए मेरे जैसे लोग तो शुरू दिन से ये ख्याल कर रहे थे कि शायद ईरान इसराइल पे सबसे ज़्यादा फोकस करेगा, सबसे पहले फोकस उस पर करेगा, बजाय इसके कि अरबों की तरफ जाए। बहरहाल उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी, उनकी अपनी हिकमत अमली है जिस पे उन्होंने अमल किया। इसराइल को तो कम से कम इसमें फ़ायदा हो रहा है। तो मुझे नहीं नज़र आता कि अमेरिका ये जंग इस वक्त रोकना चाहेगा, ना ही मुझे ईरान की तरफ से रुकती नज़र आ रही है। जिसका मतलब वही है कि हमारे जैसे मुल्क जो हैं वही करें जो आपने अभी इब्तदाइये में फरमाया है कि हम यहाँ पे अपनी बेल्ट टाइटनिंग के लिए तैयार हो जाए, और ये ऊपर से शुरू होगी, ये नीचे से नहीं होगी। हमें ये इसको एक मौका जानना चाहिए। और आप इसमें कुछ और चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं। ये जो वर्क फ्रॉम होम का जो है ना, वो वक्त आया हुआ है। इतने लोग सरकारी पेट्रोल खर्च करके जाते हैं वहाँ पे, और सच्ची बात है, मैं खुद सरकार में रहा हूँ इतना अरसा, सब लोग उतनी आउटपुट नहीं देते हैं। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप वर्क फ्रॉम एक शॉर्टर लीनर टीम्स के साथ सब दफ्तरों में काम करें। इस तरह यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में भी अब आप यानी डिस्टेंस लर्निंग का थोड़ा सा डालें, क्योंकि इस वक्त सारी कौम को इसके अंदर बिल्कुल सही शरीक कह होना रहे है। हैं। जी जी। बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस की जा सकती हैं। एहसान साहब, अभी एजाज साहब ने कहा कि इब्तदाई तौर पर हम सारे सोचते थे कि इसराइल निशाना बनेगा क्योंकि हमला उन्होंने किया। आयतुल्लाह खमेनाई की शहादत के बाद तो सबसे ज़्यादा हमें यही था कि ध्यान कि तिल अबीब के ऊपर कितने जाके मिसाइल गिरते हैं। मुझे लगता है कि जो रडार साइट्स ईरान ने पहले उड़ाई हैं वो शायद ड्रोन से और अपने मिसाइलों से इस रीजन के अंदर वो जितने अमरीकी लेटेस्ट उनका एंटी एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे उन्होंने उनको हिट कर लिया। अब शायद इसराइल ज़्यादा एक्सपोज हो। आपकी तवक्कुआत क्या है, क्या नज़र आता है आने वाले दिनों में? नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपना आर्गुमेंट ना 3 स्टेप्स के अंदर आपको देने की कोशिश करूंगा। पहले तो जो स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिसी लेवल की ऊपर चीज थी, और फिर एप्लीकेशन एंड वॉरफेयर, एंड फाइनली कि उस पे हमें किस तरीके से आगे लेके चलना चाहिए। बड़ी क्लैरिटी के साथ है कि ये इलिजिटिमेट वॉर है। ये अमेरिका और इसराइल की वॉर बाय चॉइस है, उन्होंने ये इम्पोज की है ईरान की। लेकिन असल जो इसमें मुद्दा जो निकलता है वो ये है कि अमेरिका इस जंग के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। इसराइल ने इसको ड्रैग किया है, खींच के इस जंग में डाला है। और सीएनएन के ऊपर भी एक रिपोर्ट कल ही आई थी कि जिसमें वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी स्टेट जो थे वो इस जंग के हक में थे, वो नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद ट्रंप वॉज प्रेसिडेंट ट्रंप वॉज पुल्ड इनटू वो इस जंग में। जिसमें बहुत सारे हम जब मिलिट्री प्लानिंग या जंग को प्लान करने का सोचते हैं तो पहले आपको जंग जो है अपने दिमाग में लड़ के जीतनी होती है, जिसको आप एप्रिसिएशन प्रोसेस कहते हैं या कमांडर्स एस्टिमेट कहते हैं। और इस तरह की कोई चीज जो है इस वक्त हमें नजर नहीं आ रही है। उसके शायद इस तरह है, एक तो इनकी एंड स्टेट क्लियर नहीं है, शिफ्टिंग गोल पोस्ट है कि पहले उन्होंने कहा कि रजीम चेंज के अंदर जाना है, फिर उन्होंने कहा कि जी हमने मिसाइल बैटरीज और जो मिसाइल बनाने वाली उनकी काबिलियत है उसको खत्म करना है। और अब ट्रम्प साहब जो है वो टोटल सरेंडर की बात कर रहे हैं। सो विद एवरी चेंज, यानी आप रेस के दौरान जो है ना अपना घोड़ा चेंज नहीं करते हैं, ये तो अपने गोल पोस्ट और अपनी पॉलिसीज जो चेंज कर रहे हैं। अब उसकी वजह से एक बड़ी अहम चीज जो सामने आ रही हुई है कि मिलिट्री जो अचीवमेंट्स करती भी है ना वो पॉलिसी एंड को मीट नहीं कर पा रही। और इन प्रिपेयरनेस का ये हालत है कि जी आप नॉन कॉम्बैटेंट इवैक्यूएशन, जो कि आपको पता है कि इनिशिएटिव आपके पास है, आपने जंग शुरू करनी है, तो आप इन टाइम अपने जो सिविलियंस या एक्सपेट्रिएट उस एरिया में उनको निकालने की कोशिश करते हैं। और ये किस तरह का ऐलान करते हैं कि जो जिस तरह निकल सकता है वो निकल जाए। तो और ये जो कल सेनेटर्स को एक इन कैमरा ब्रीफ हुई है, और उसके बाद बरमला कुछ सेनेटर्स ने ओपन मीडिया पे ये कहा है कि वी आर स्केर्ड, हमें खौफ आ रहा है। क्योंकि वो जो होते हैं ना, देयर इज नो प्रिपरेशन फॉर द डे आफ्टर, कि जंग तो शुरू कर ली है, अब इसके बाद क्या होगा। और अमेरिका के साथ ये एक कई किताबों में इनके ऑथर्स ने खुद लिखा हुआ है, इनको जंग शुरू तो करनी आती है, दे नेवर हैव एन एग्जिट स्ट्रेटजी कि इस जंग से निकलना क्या। वियतनाम, इराक,
अफगानिस्तान, ये सब इसकी जो एग्जांपल्स हैं जिसमें इनकी एग्जिट स्ट्रेटजी हमेशा खराब। उसके बरक्स ईरान की जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल सिंपल है और ऑपरेशनल क्लैरिटी के साथ वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं और उस जंग को इस तरीके से लड़ना है कि अपने दुश्मन के लिए इस एग्रेशन की कॉस्ट को जितना ज्यादा से ज्यादा कर सके, उसमें उनका सर्वाइवल है। सही अब उसके अंदर जो सही। जो जो अच्छा, नई चीजें एजाज जैसे साहब भी और एहसान साहब भी, आज आपको मैं थोड़ा सा जल्दी में खुदाफिज करूंगा क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग कि प्राइम मिनिस्टर कोई स्पीच करेंगे जो 8:30-35 के करीब एक्सपेक्टेड है। हमें मालूम नहीं कि तकरीर उनकी शुरू होती है, लेकिन एक्सपेक्टेड है इस वक्त आएगी और वो अपने जो बेल्ट टाइटनिंग के हवाले से कुछ इकदाम का मुमकिन तौर पर ऐलान करेंगे। आप दोनों को मैं मशकूर हूँ।